वेलकम टू AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस SSC JEE मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में, जहां पर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि SSC JEE मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ गेट एंड ESE, जो कि हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, नॉट वेरी एनालिटिकल क्वेश्चंस, लेकिन जो SSC JEE मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं सेशंस को। सो इनटू दिस थर्ड लेक्चर ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग हम क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले रिलेटेड टू दी ट्रैफिक इंजीनियरिंग पार्ट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन डिजायर लाइन डायग्राम, जब बात चल रही है डिजायर लाइन डायग्राम की, सो व्हाट आर वी बेसिकली टॉकिंग अबाउट। डिजायर लाइन की बात आती है हमारे पास जब हम बात करते हैं ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी पर, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी पर। और ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी में व्हाट डू वी बेसिकली डू इज, किसी भी एक नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना, किसी भी एक नए रूट को डेवलप करना या किसी BRTS सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें स्टडी परफॉर्म करनी पड़ती है कि किस जगह से किस जगह तक ट्रेवल करने वाले कितने यूजर्स हैं, कितने हमारे पास रोड यूजर्स हैं। तो ऐसे केस में हमें उसको सिग्निफाई करना कि किस जगह से किस जगह तक कितने ज्यादा नंबर ऑफ लोग ट्रेवल कर रहे हैं, उसको हम डिजायर लाइन से बताते हैं। और डिजायर लाइन की थिकनेस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मोर द थिकनेस मोर नंबर ऑफ यूजर्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ऐसे में हमारे पास डिजायर लाइन डायग्राम में क्या होता है, विड्थ ऑफ डिजायर लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप्स इन वन डायरेक्शन। सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, लेकिन दोनों ही डायरेक्शन में हमारे लिए हमें डिजायर लाइन की थिकनेस को लेकर चलना पड़ता है। तो बात तो ये एक हद तक सही है, सिर्फ यहां पर वन डायरेक्शन लिखा हुआ है वो गलत है। लेंथ ऑफ द डिजायर लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। लेंथ से कोई मतलब नहीं होता। विड्थ ऑफ डिजायर लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ लेंथ एंड विड्थ ऑफ डिजायर लाइन आर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन। तो बोथ लेंथ एंड विड्थ, ये वाला पॉइंट गलत है। आंसर क्या हो जाएगा यहां से, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस। ट्रैफिक वॉल्यूम एंटरिंग फ्रॉम ऑल रोड्स इज लेस देन 3000 व्हीकल्स पर आवर। पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम इज हाई। टोटल राइट टर्निंग ट्रैफिक इज हाई। रोड इन अ हिली रीजन। A rotary will be more suitable than control by signs signals in situation listed against। तो इनमें से किसके लिए रोटरी ज्यादा सही रहेगी। देखो रोटरी में जो हमारे पास ट्रैफिक वॉल्यूम है व्हीकल्स पर आवर का शुड बी ग्रेटर देन 500 व्हीकल्स पर आवर और शुड बी लेस देन 3000 व्हीकल्स पर आवर। 500 से कम रहा तो सिग्नल काम कर जाएगा, 3000 से ऊपर चला गया तो we'll have to again move from rotary to the grade separated intersection। ऐसे केस में हमारे पास पहला वाला पॉइंट ट्रैफिक वॉल्यूम एंटरिंग फ्रॉम ऑल रोड इज लेस देन 3000 व्हीकल पर आवर, ये वाली बात सही है। क्या होता है, रोटरी में हमारे पास कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। रोटरी में कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ व्हीकल। तो व्हीकल का कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होता है, तो ऐसे केस में अगर हम बात करें तो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक को मूव करने के लिए, क्रॉस करने के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, और नहीं मिल पाएगा तो पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम हाई होने पर हम रोटरी का प्रोविजन नहीं रखते। सिग्नल इज मस्ट इन केस ऑफ पेडेस्ट्रियन वॉल्यूम इज हाई। टोटल राइट टर्निंग ट्रैफिक इज हाई। तो हमारे पास अगर ऑलमोस्ट 30% ट्रैफिक इज टर्निंग राइट, तो ऐसे केस में हमारे पास टर्निंग राइट के अलावा अगर हम बात करें टर्निंग राइट और वो भी फास्ट, तो हमारे पास ऐसे केस में हम रोटरी का प्रोविजन करते हैं, या फिर 50% ऑफ दी ट्रैफिक इज बेसिकली टर्निंग राइट, तो ऐसे केस में हमारे पास हम रोटरी का प्रोविजन करते हैं। तो टोटल राइट टर्निंग ट्रैफिक इज हाई, ये वाली बात सही है। अ रोड इन अ हिली रीजन, हिली रीजन में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल लेग नहीं होते। हिली रीजन में हमारे पास मल्टीपल लेग्स नहीं होते, मतलब मल्टीपल डायरेक्शन से रोड नहीं आता। रोड या तो फिर हमारे पास एक ही डायरेक्शन में जाने वाला और वहीं से आने वाला रोड होता है, तो वहां पर रोटरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो मल्टीपल लेग नहीं होते हमारे रोड में हिली रीजन में, तो ये वाला पॉइंट सही नहीं होगा।
तो 2 पॉइंट सही होने चाहिए, 1 and 3 शुड बी करेक्ट आंसर। ए आंसर हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, फॉर द रिलेशनशिप u इक्वल टू 555 माइनस 0.44 k वेर u इज द स्पीड इन kmph एंड k इज द डेंसिटी इन v किलोमीटर पर आवर। डेंसिटी पूछा है ना, तो डेंसिटी में ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब कहने का तरीका व्हीकल्स पर किलोमीटर। व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्लो इन वीपीएच। तो मैक्सिमम फ्लो का मतलब ये पूछ रहा है हमारे पास क्यू मैक्स पूछ रहा है। जब भी क्यू मैक्स की बात आती है हमारे पास, अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है u इक्वल टू, हमारे पास u इक्वल टू 55 माइनस 0.44 के, ऐसे केस में हमारे पास हमारा जो क्यू मैक्स होता है, ये मैक्सिमम डेंसिटी हमारे, सॉरी मैक्सिमम वॉल्यूम हमारे पास तब देखने को मिलेगा जब हमारे पास प्री मीन स्पीड इनटू दी जैम डेंसिटी डिवाइडेड बाय 4, अगर इस रिलेशनशिप से देखें तो हमारे पास हमारा मैक्सिमम फ्लो निकल कर आ सकता है। लेकिन हमारे पास ये वाले पैरामीटर डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं, और नहीं दे रखे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास जो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकता है और हमारे पास उसी टाइम पीरियड पर कितना मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है। तो अगर हम बात करें फॉर क्यू मैक्स, अगर हम डी क्यू बाई डी के करके देखें तो ऐसे केस में हमारे पास, अगर हम हमारे क्यू की इक्वेशन को, मतलब हमारे वॉल्यूम की इक्वेशन को हम डेंसिटी के साथ में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं और अगर इसको हम इक्वेट करते हैं 0 से, तो ऐसे केस में हमारे पास विल हैव वन वैल्यू जिससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास हम मैक्सिमम हमारा जो है वो फ्लो निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो हमारे पास निकाला जा सकता है। तो अगर हम बात करें, हमें क्यू की इक्वेशन चाहिए, इफ यू कैन रिलेट इट टू एज, क्यू होता है हमारे पास किसमें, इन व्हीकल्स पर आवर में, और हमारे पास क्यू कैन बी रिलेटेड बाय स्पीड इनटू डेंसिटी से। स्पीड हो जाएगी हमारे पास क्या, हम कह सकते हैं इसे स्पीड वुड बी इन किलोमीटर पर आवर, और हमारे पास डेंसिटी निकल कर आ जाएगी एज व्हीकल्स पर किलोमीटर। तो ऐसे में हमारे पास किलोमीटर से किलोमीटर गया, व्हीकल पर आवर में हमारे पास हमारा फ्लो निकल कर आ सकता है। अब ऐसे में हमारे पास v की वैल्यू दे तो नहीं रखी, लेकिन उसके लिए इक्वेशन दे रखी है, और उसके लिए अगर इक्वेशन है तो हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 55 माइनस 0.44 k इंटू के बराबर। दिस कैन बी रिटन एज q इज इक्वल टू 55k माइनस 0.44 के स्क्वायर के बराबर। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा, k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बनेगा dq बाई डी के इज इक्वल टू 55 माइनस 2 इंटू 0.44 k के बराबर, 2 इंटू 0.44 k के बराबर। इसी को इक्वेट करना है 0 से टू कैलकुलेट क्यू मैक्स, तो हमारे पास यहां से बन जाएगा 55 माइनस 0.88 के इक्वल टू 0। के की वैल्यू यहां से आ जाएगी 55 अपॉन 0.88, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 55 डिवाइडेड बाय 0.88, 62.5 के बराबर। जब k की वैल्यू 62.5 के बराबर होगी तब जाकर हमारे पास हमारा मैक्सिमम फ्लो अचीव या अकर कर सकता है। तो हमारे पास पुटिंग k इन q, k की वैल्यू q में पुटअप करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास वैल्यू, q इज इक्वल टू या q मैक्स इक्वल टू लिखा जा सकता है 55 माइनस 0.44 इंटू 62.5 इंटू 62.5 इंटू 0.44 प्लस 55 इंटू 62.5,
comes out to be, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा माइनस है ये, तो 55 माइनस 0.44 इंटू 62.5 इंटू 62.5, ये आ रहा है 17-18 व्हीकल्स पर आवर के बराबर, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, आंसर है यहां पर ए इज दी करेक्ट आंसर। क्या निकल कर आ जाएगा, ए हमारा जो है वो सही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ अ हाईवे इज एन इमरजेंसी एस्केप रैंप प्रोवाइडेड। इमरजेंसी एस्केप रैंप का मतलब यह होता है हमारे पास रैंप टू अवॉइड एक्सीडेंट ऑफ अनकंट्रोल्ड व्हीकल। कोई ऐसी व्हीकल होती है जो अनकंट्रोल्ड हो, ऑफ अनकंट्रोल्ड व्हीकल, उन व्हीकल्स को हमें अब ट्रैक पे से बाहर करने की जरूरत है। तो हाईवेज में इमरजेंसी एस्केप रैंप प्रोवाइड किए जाते हैं हाईवे से बाहर निकलकर, जिसमें सिर्फ उन व्हीकल्स को लेकर जाया जाता है जो ऑलरेडी अनकंट्रोल हो चुकी, जिनके हमारे पास होता है ब्रेक फेल हो चुका हो या हमारे पास गाड़ी में कंट्रोल लूज हो चुका हो। तो ऐसे में हमारे पास जीरो ग्रेड का मतलब ये होता है हॉरिजॉन्टल रोड है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता। अपग्रेड, तो अपग्रेड का मतलब ये होता है कि हम किसी एक हाईवे से किसी एक ऊपर तरफ चढ़ने वाले रोड को बना रहे हैं। किस लिए बना रहे हैं, इमरजेंसी रैंप के लिए। तो ऐसे में हमारे पास इसे कितना बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि अनकंट्रोल्ड व्हीकल को हम कंट्रोल कर सके। तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, जिसको अपग्रेड बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट निकल कर आ सकती है। तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। 1 in 200 के ऑप्शन का कोई मतलब नहीं निकलता। यूजुअली इट इज अ डाउनग्रेड रैंप। डाउनग्रेड रैंप होता है मतलब कि कोई हाईवे चल रहा है और हाईवे से हमें फिर धीरे धीरे उतारने की जरूरत है हमारे इस ग्रेड को मतलब ऐसे में हमारे पास हम हमारे हाईवे से अलग करके इसे जो है वो बना सकते हैं। इसकी प्रोविजन ऐसी होती है कि धीरे धीरे गाड़ी को डीएक्सेलरेट कराकर हम उसको एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। तो जनरली हमारे पास कहां प्रोवाइड की जाती है, डाउनग्रेड में प्रोवाइड किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द कार पार्किंग एरिया, रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द कार पार्किंग एरिया required at the curve for 30 degree parking related to the 60 degree parking is approximately what। तो देखो पहले तो पता होना चाहिए कि पार्किंग के हमारे पास अलग अलग एंगल बनते हैं। एक कहलाता है हमारे पास पार्किंग जो है वो पैरेलल पार्किंग। पैरेलल के अलावा बनता है 30 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर, 60 डिग्री कोण पर, और फिर बनता है 90 डिग्री कोण पर। जो हमारे पास सबसे ज्यादा विड्थ या सबसे ज्यादा हमारे पास जो कार पार्किंग की विड्थ निकल कर आती है वो सबसे ज्यादा हमारे पास निकल कर आती है यहां पर। मैक्सिमम विड्थ यहां पर निकल कर आती है इनटू द 60 डिग्री की पार्किंग। 45 डिग्री एंगल पर जब पार्क की जाती है व्हीकल को तो ये हमारे पास बेस्ट पार्किंग एंगल निकल कर आता है। बेस्ट पार्किंग एंगल निकल कर आता है जिससे कि हम गाड़ी को आसानी से पार्क कर सके और वहां से गाड़ी को जो है वो निकाल भी सके। पैरेलल पार्किंग हमारे पास जो है वो सबसे कम अमाउंट ऑफ लीस्ट विड्थ इसके द्वारा जो है वो ली जाती है। पैरेलल पार्किंग जनरली हमारे पास रोड साइड पर की जाती है। कहां पर की जाती है, रोड साइड पर की जाती है। इफ यू टॉक अबाउट द 90 डिग्री पार्किंग, तो 90 डिग्री पार्किंग तब की जाती है जब हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल इज मैक्सिमम पार्क्ड इन यूनिट लेंथ ऑफ द रोड। यूनिट लेंथ ऑफ द रोड में हम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पार्क कर सकते हैं। वो कब पार्क कर सकते हैं, इनटू दी 90 डिग्री पार्किंग। अब पूछा है इन सभी में से जो विड्थ होती है कार पार्किंग की, उसके लिए विड्थ ऑफ द कार पार्किंग एरिया रिक्वायर्ड द कर्व फॉर 30 डिग्री पार्किंग रिलेटेड टू 60 डिग्री पार्किंग।
60 डिग्री पार्किंग में विड्थ मैक्सिमम होती है और 30 डिग्री में उससे कम होती है। तो रेशियो कितना बनेगा, अब जरा इसको देखते हैं डायग्राम के थ्रू। इफ यू टॉक अबाउट दिस इज द केस, और हमारे पास एक केस है हमारे पास ये वाला, दिस इज द केस ऑफ 30 डिग्री एंगल पार्किंग एंड दिस इज द केस ऑफ द 60 डिग्री एंगल पार्किंग। अगर हम देखें यहां पर तो विड्थ इज कमिंग आउट टू बी 4.9 मीटर के बराबर, किसमें, 30 डिग्री पार्किंग में। दिस इज व्हाट इज बीइंग रेफर्ड एज द विड्थ ऑफ द पार्किंग। 60 डिग्री पार्किंग में जो विड्थ हमारे पास निकाल रही है वो कितनी आ रही है, 6 मीटर के बराबर आ रही है। 90 डिग्री में यही कितनी आई थी, 5.4 मीटर के बराबर आ जाती है। ऐसे में हमारे पास 4.9 डिवाइडेड बाय 6 कितना निकल कर आएगा, 0.816 के बराबर। तो कुछ पैरामीटर ध्यान रखिएगा कि यहां पर हमारे पास कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क हो सकते हैं इन यूनिट लेंथ, वो हो जाएगा L माइनस 0.85 डिवाइडेड बाय 5.1, और यहां पर कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क हो सकते हैं यूनिट लेंथ, L माइनस 2/2.9 के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर 0.816 वुड कम आउट टू बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिलेटेड टू अ रोटरी इंटरसेक्शन। रोटरी इंटरसेक्शन रिलेटेड बात पूछी है। विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन, लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन, प्रोपोर्शन ऑफ वीविंग ट्रैफिक, वीविंग एंगल, विड्थ ऑफ द कैरिज वेट, एंट्री, कैपेसिटी जनरली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। तो जब कैपेसिटी की बात चल रही है तो कैपेसिटी मतलब कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर हम हमारी रोटरी से पास करा सकते हैं। तो व्हीकल्स पर आवर में अगर हम बात करें कैपेसिटी की तो कितने निकल कर आएगा हमारे पास, 280 इंटू डब्ल्यू, मतलब हमारे पास जो विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन है, इंटू 1 प्लस ई बाई डब्ल्यू इंटू 1 माइनस पी बाई 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू बाय एल के बराबर। लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन, विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन इज बेसिकली रेफर्ड एज द एवरेज ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट विड्थ, और हमारे पास पी होता है हमारा प्रोपोर्शन रेशियो। प्रोपोर्शन रेशियो होता है जो हमारे पास क्रॉसिंग ट्रैफिक जो होता है, वीविंग ट्रैफिक जो होता है, उसका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू टोटल ट्रैफिक जो हमारे पास उस सेक्शन से गुजरेगा। तो पूछा जा रहा है कि कितने पैरामीटर रिलेटेड है रोटरी इंटरसेक्शन से। क्या विड्थ ऑफ द वीविंग सेक्शन रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। क्या लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है। प्रोपोर्शन ऑफ द वीविंग ट्रैफिक रिलेटेड है, पी इज अगेन रिलेटेड। वीविंग एंगल की बात यहां पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिलेटेड। विड्थ ऑफ द कैरिज वेट, एंट्री और एग्जिट पे जो कैरिज वे की विड्थ है उसका एवरेज ई हमारे पास लेके चला जाता है, तो ये भी एक पैरामीटर है। 1, 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट, तो 1, 2, 3 एंड 5 आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे पास निकल आता है हमारा करेक्ट फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा यहां पर आपके पास जो है वो ये फॉर्मूला अगर ध्यान रख लेते हो तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट नहीं बनता, बट यस द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन सिमिलर मैनर। अगला सवाल पूछा है हमसे, अ व्हीकल वाज स्टॉप्ड इन 2 सेकंड्स, 2 सेकंड में गाड़ी को रोक लिया जाता है बाय फुली जैमिंग द ब्रेक्स, कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, द स्किड मार्क्स मेजर्ड 9.8 मीटर्स। तो लेंथ ऑफ द स्किड मार्क जो है वो कितना हो गया, 9.8 मीटर के बराबर। एवरेज स्किड रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट विल बी, स्किड रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट का मतलब ये बात कर रहे हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के लिए अगर देखा जाए तो व्हाट वी कैन रिलेट इट इज, अगर आपको ये पता हो कि जब हम एसएसडी निकालते हैं तो एसएसडी में हमारे पास एक होता है लैग डिस्टेंस और एक होता है हमारे पास रेफर्ड एज हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस में भी व्हाट इज बीइंग डन इज हम कितने समय में हमारी गाड़ी को रोक पाते हैं, राइट। ऐसे में हमारे पास यहां पर हमें उसी चीज पर सोचना है कि जब हम गाड़ी पर ब्रेक लगाना चालू करेंगे तो व्हीकल विल स्टार्ट स्टॉपिंग और एक लिमिट पे जाके डेड स्टॉप हो जाएगी। तो वो यहां पर हमारे पास जब हम फुली जैमिंग कर रहे हैं ब्रेक से तो गाड़ी के पहिए तो रुक गए, लेकिन वो स्किड मार्क जो है वो कितने मीटर का बनता है, 9.8 मीटर्स के बराबर का बनता है। और ऐसे में हमारे पास 2 सेकंड लगते हैं उसे, और उस टाइम पे कितना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है वही वैल्यू निकालना है। तो जरा देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। हमारे पास जरा समझने की कोशिश करना, यूजिंग दी फॉर्मूलाज ऑफ न्यूटन्स लॉ, पहली कंडीशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें v कम्स आउट टू बी 0,
u निकल कर आता है माइनस ए इंटू टी के बराबर। किसके बराबर? u इक्वल टू माइनस ए इंटू टी के बराबर। अच्छा, एक और भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हमारे पास, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और चूंकि हमारे पास यहां पर ये वाला पैरामीटर भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यू स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, हमारे पास चूंकि हमारा जो वैल्यू है डी एक्सेलरेशन का, ठीक है, ए की वैल्यू वो हम नेगेटिव लेके चलेंगे तो विल अगेन कम आउट टू बी इज इक्वल टू हाउ मच? माइनस ऑफ 2as के बराबर। ठीक है, हमारे पास हमारी गाड़ी को हम स्टॉप कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन जो है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, इसमें हमारे पास u की वैल्यू है हमारे पास, और साथ में वी कैन डायरेक्टली रिलेटेड विद दिस पैरामीटर। तो जरा देखते हैं क्या बन जा रहा है। s इक्वल टू ut की वैल्यू कितनी है? तो u है माइनस at, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? माइनस ए इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच? हमारे पास ये कितना आ जाएगा? s इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू, ये माइनस में है ये प्लस में है, दिस वुड कम आउट टू बी एस माइनस ऑफ 1/2 एटी स्क्वायर के बराबर। अब रिलेट करना है कि हाउ मच दिस a इज बेसिकली इक्वल टू डी एक्सेलरेशन किसके बराबर है हमारे पास। तो यहां पर अगर हम बात करें, हमारे पास सिंस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हमारे पास गाड़ी रुक रही है, एंड फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू m इंटू ए, फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रेफर्ड एज म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू मतलब f लिखते हैं, तो F इंटू नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू M इंटू ए। नॉर्मल रिएक्शन बनेगा किसके बराबर? mg के बराबर। तो फोर्स मतलब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इंटू mg इज इक्वल टू m इंटू ए के बराबर। m से m कैंसिल आउट होगा, a की जगह आ जाएगा हमारे पास क्या? F इंटू जी के बराबर इक्वल टू a। अब चूंकि हमारे पास हम एक्सेलरेशन बोलते तो पॉजिटिव आता, यहां पर माइनस ए की वैल्यू को लेके चल सकते हैं इक्वल टू हाउ मच? माइनस ए, जो कि डी एक्सेलरेशन है, उसी को लेके चल सकते हैं एफ इंटू जी के बराबर। तो हमारे पास एस बन जाए कितना अब? माइनस ऑफ ए इंटू हाफ टी स्क्वायर, विच कैन बी रेफर्ड एज, इसी वैल्यू को उठा के पुटअप करते हैं, एफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वो डिस्टेंस जिसमें कि हमारे पास हमारी व्हीकल ने स्किड शो किया है। तो यहां से निकालने एफ की वैल्यू 9.8 मीटर्स इंटू 2 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमारे पास 9.81 इंटू 2 का स्क्वायर। अच्छा, यूनिट का खेल जरा देखते हैं क्या है। ये है मीटर में, अपॉन में ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये है सेकंड स्क्वायर में। तो ये से ये जाएगा, ये से ये जाएगा, इक्वल टू आएगी वैल्यू एफ की। अब कितनी वैल्यू आ रही है एफ की, उसी को जरा समझते हैं। दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच? ये है 9.81, तो 9.8 इंटू 2 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 9.8 से 9.8 गया, 2 से 2 का स्क्वायर गया, 1/2 मतलब 0.5 के बराबर। तो यहां से इसको इस तरीके से लेकर चला जा सकता है। ठीक है, चूंकि हमारे पास व्हीकल रुक रही है इसलिए हमने v को कंप्लीटली जीरो करके इक्वेशन को पुटअप करना चालू कर दिया। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं जरा। अब हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, आंसर क्या आ जा रहा है? f इक्वल टू 0.5 के बराबर दे रखा है यहां पर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इट वॉज नोटेड दैट ऑन अ सेक्शन ऑफ रोड द फ्री स्पीड वॉज 80 kmph। फ्री स्पीड दे रखी 80 kmph, तो मतलब VSF की बात की गई है। एंड द जैम डेंसिटी वॉज 70 व्हीकल्स पर किलोमीटर, मतलब केजे की बात की गई है। द मैक्सिमम फ्लो इन VPH व्हीकल्स पर आवर दैट कुड बी एक्सपेक्टेड ऑन दिस रोड इज। तो देखो ये हमने अभी जो फॉर्मूला डिस्कस किया उसी पर बेस्ड है। क्यू मैक्स किसके बराबर आ जाएगा? VSF इंटू KJ
डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। तो ऐसे में हमारे पास VSF इंटू केजे, VSF कितना दे रखा है 80 kmph किलोमीटर पर आवर, इंटू केजे दे रखा है हमारे पास व्हीकल्स पर किलोमीटर, 70 व्हीकल्स पर किलोमीटर, होल डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास दिस वुड कम आउट टू बी एज हाउ मच 20 टाइम्स, और किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा, व्हीकल्स पर आवर बचेगा 70 इंटू 20 कितना जाएगा 1400। तो 1400 व्हीकल्स पर आवर के बराबर हमारे पास जो है वो क्यूमैक्स निकल कर आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस वुड कम आउट टू बी एज, हाँ ठीक है 1400 के बराबर, आंसर इज बी। अगला सवाल है हमारे पास, इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू डिजाइन अ हाईवे टू एकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू। तो जब भी हम कोई हाईवे डिजाइन करते हैं तो हम उसे कौन से ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए डिजाइन करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट, जैसे कि यहां पर अलग अलग पैरामीटर लिखे हुए हैं, 30th आवर, 30th आवर का मतलब ये होता है कि 29 टाइम्स, 29 टाइम्स ऐसा होगा कि हमारे पास हमारा ट्रैफिक इतना ज्यादा होगा जिसके लिए हमने हमारे रोड को डिजाइन किया ही नहीं है। और ऐसी परिस्थिति पूरे साल भर में हमारे पास बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आती है जिससे कि हमें ट्रैफिक जैम होने की कंडीशन में भी बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम जनरली 30th आवरली वॉल्यूम के लिए ही डिजाइन करते हैं। पीक आवर के लिए डिजाइन करने में हम बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक या फिर हम कहें तो अन इकोनॉमिक हो जाएंगे। वी आर गोइंग टू गो अन इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इन अ ईयर जब ट्रैफिक किसी कंडीशन में बहुत ज्यादा हो सकता है, आइदर इट इज कोई हमारे पास रैली वगैरह हो सकती है, और इट इज बेसिकली ओकेशन हो सकता है, कोई धार्मिक प्रोग्राम हो सकता है जिसमें a large amount of people are going to move into a traffic। तो ऐसे केस में उस कंडीशन के डिजाइन करने में बहुत ज्यादा अनिकोनॉमिक हो जाएगा, क्योंकि इतना ट्रैफिक पूरे साल भर में कभी नहीं होने वाला, तो उसके लिए डिजाइन ही नहीं कर सकते, तो ये बहुत अनिकोनॉमिक हो जाएगा। एवरेज डेली ट्रैफिक में हमारे पास ये एवरेज कंडीशन है जिसमें कि हम पूरे 24 घंटे में एवरेज ऑफ 24 आवर होता है। तो इसमें हमारे पास जिस टाइम पे कोई ट्रैफिक नहीं है और जिस टाइम पे एक्सट्रीम ट्रैफिक है उसका एवरेज तो हमेशा एक हमारे पास बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड सी वैल्यू आएगी जिसके लिए ट्रैफिक कभी डिजाइन नहीं किया जाता। 15 मिनट पीक पीरियड ये हमारे पास जो है ये बहुत ज्यादा वेरी अनइकोनॉमिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्टेन आवर्स ऑफ द डे, जैसे कि कोई ऑफिस के छूटने का टाइम है, तो अगर इट इज नियरली अबाउट 6 से 6:15 का टाइम है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स रोड पर हो जाते हैं, उसके लिए डिजाइन करने जाएंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिक हो जाएगा। तो ऐसे केस में विल डिजाइन फॉर दी 30th आवरली वॉल्यूम। आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ सिमिलर केस जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, जब हम बात कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ आवर्स इन 1 ईयर जब हमारे पास ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीड कर रहा हो, तो वो हमारे पास नियरली अबाउट 30 घंटे से ज्यादा की टाइम पीरियड पर नहीं आता। और आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम कभी कभी बहुत कम बार ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैफिक वॉल्यूम हमारे पास जो है वो एक ऑन एन एवरेज की वैल्यू पर होता है। तो हम जनरली 29 आवर्स ऑफ द कंप्लीट ईयर हम मान के चलते हैं ट्रैफिक ज्यादा होगा जिसके लिए हमने डिजाइन नहीं किया है, थोड़ा बहुत जैम लगेगा, लेकिन उसके बाद जो ट्रैफिक की वैल्यू देखने मिलती है उसमें कोई हमारे पास ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिलेगी। अगला सवाल देखते हैं। ब्रेक इज अप्लाइड ऑन अ व्हीकल विच देन स्किड्स ए डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप। इफ द डेवलप्ड एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द पेवमेंट इज 0.4 के बराबर है, then the speed of the vehicle before skidding would have been nearly। तो स्किड करने से पहले गाड़ी की वेलोसिटी क्या रही होगी, मतलब ये जानना चाह रहे हैं, यू जानना चाह रहे हैं कि यू कितना रहा होगा। ठीक है, तो अब आप अगर एक काम करते हैं, इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट, अभी हमने फॉर्मूला सीखा S इक्वल टू FGT² 2। हमारे पास S है, F है, G है, हम T निकाल लेते हैं।
एंड इफ आर एबल टू कैलकुलेट टी, तो हम टी की मदद से यू को भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे उसको जरा देखते हैं। तो यहां पर हम पुटअप करना चालू करते हैं। 16 मीटर इज गिवन टू अस इज इक्वल टू एफ है हमारे पास 0.4 इंटू 9.81 इंटू टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, कर लेते हैं इसे कैलकुलेट। द टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.4 डिवाइड बाय 9.81 कम्स आउट टू बी टी इज इक्वल टू, इसका रूट भी करना पड़ेगा। सो रूट ऑफ आंसर इक्वल टू 2.85, 856 मान लेते हैं सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, हमारे पास यहां पर इफ यू टॉक अबाउट कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, या फिर हम कहें तो हमारे पास हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करें, तो पहली कंडीशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में v इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो उसके पहले जब स्किड करना चालू करी, उसके पहले क्या वेलोसिटी रहेगी, तो दैट इज इक्वल टू u, और u इक्वल टू माइनस ए इंटू टी, और माइनस ए को लिखा जा सकता है कितना, माइनस ए को लिखा जा सकता है f इंटू जी के बराबर, और ये आ गया t। तो f इंटू जी 0.4 इंटू 9.81 इंटू 2.86 के बराबर डायरेक्टली आ जाएगा u इक्वल टू हमारे पास मीटर पर सेकंड में। अच्छा, किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में निकल कर आ जाएगा। ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड्स में है, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आएगा 0.4 इंटू 9.81 इंटू 2.86 कमिंग आउट टू बी 11.22 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसे किलोमीटर पर आवर में करना है, तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 11.22 इंटू 18/5 करना पड़ जाएगा। डायरेक्टली आंसर किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, राइट। तो हमारे पास यहां से वैल्यू कितनी बन जाएगी, 11.226 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 5, 40.4 समथिंग आ रहा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी नियरली 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर। क्या आ जाएगा आंसर, 40 के समथिंग आंसर आ जा रहा है। सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टू रोड्स विद टू लेन टू वे ट्रैफिक क्रॉस एट एन अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट वुड बी, कितना होगा। तो इसके लिए आपको जो है ध्यान रखना है, डायरेक्टली रिमेंबर, जब रोड आपके पास टू रोड हो, ठीक है, जब आपके पास रोड्स क्या हो, जो है दो रोड हो, मान लेते हैं ए एंड बी, और वहीं पर आपके पास जो है टू लेन है वो भी, और टू वे है, तो उसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स मिलते हैं दैट आर इक्वल टू बेसिकली 24 के बराबर। अच्छा, एक और डाटा ध्यान रखना, 24, 11, 6। जनरली टू रोड में क्या होता है, रोड अगर हमारे पास ए और बी रोड है, और अगर हमारे पास दोनों के दोनों रोड क्या है, टू रोड है ए और बी, और दोनों ही हमारे पास टू लेन है, दोनों ही क्या है, टू लेन है। अगर हमारे पास ये टू वे हुआ तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे 24। अगर एक वन वे हुआ और हमारे पास एक टू वे हुआ तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे 11। और अगर दोनों ही वन वे हुए, अगर दोनों ही वन वे हुए तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बनेंगे कितने, 6 के बराबर। तो ये डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, आंसर तो यहां से हो जाएगा कितना, 24 के बराबर। बट इफ यू लुक एट द डाटा, आपके पास दोनों रोड जब हमारे पास ए और बी दोनों के दोनों नंबर ऑफ लेन्स अगर 2 हैं, तो दोनों टू वे होने पर 24 नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, 11 नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। जब दोनों में से एक वन वे हो और एक टू वे हो, और दोनों अगर वन वे हो, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बनेंगे, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट 6 बनेंगे। अच्छा, इतना सारा डाटा है, यू नीड नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, इतना कुछ जो है वो याद रहना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। मेजर नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जो है वो यहां पर 16 पे टिक है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात इतनी? चलिए आगे बात करते हैं। अगला है हमारे पास, इफ द नॉर्मल फ्लोज ऑन टू अप्रोच रोड्स एट एन इंटरसेक्शन आर रिस्पेक्टिवली 500 पीसीयू पर आवर एंड 300 पीसीयू पर आवर, the saturation flows are 1600 pcu per hour on each road and the total loss time per signal cycle is 16 second, then the optimum cycle time by Webster method is, Webster method से optimum cycle time जो निकल कर आता है that is usually equal to 1.5 L plus 5 divided by 1 minus y के बराबर, जहां पर L होता है हमारे पास टोटल लॉस टाइम, जो कि यहां पर दे रखा है कितना, 16 सेकंड के बराबर। ठीक है, हमारे पास y क्या होता है, तो y इज बेसिकली इक्वल टू वाई ए प्लस वाई बी के बराबर, जो कि हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू दी समेशन ऑफ रेशियोज ऑफ नॉर्मल फ्लो एंड द सैचुरेशन फ्लो अलग अलग रोड के लिए। तो अगर आपने दो अप्रोच रोड्स को ए और बी मान लिया, तो ए के लिए आपके पास जो वैल्यू बनेगी, आपके पास सैचुरेशन फ्लो, नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो दोनों का रेशियो बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हम बात कर सकते हैं क्यू ए डिवाइडेड बाय एस ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय एस बी। तो यहां पर आपके पास जो है वो वैल्यूज दे रखी है, ए रोड के लिए नॉर्मल फ्लो की वैल्यू है 500 पीसीयू और बी के लिए 300 पीसीयू, दोनों का सैचुरेशन फ्लो है 1600 पीसीयू के बराबर। तो 500 बटे 1600 प्लस हमारे पास निकल कर आएगा क्या, 300 बटे 1600। तो यहां से हमारे पास जो है वो टोटल y की वैल्यू निकल कर आ सकती है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कैपिटल Y। तो यहां पर हमारे पास क्या आंसर आ रहा होगा इसका, इसको निकाल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, 5/16 प्लस 3/16। तो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0.3125 प्लस 0.1875, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्लस 0.3125, ये बनेगा हमारे पास 0.5 के बराबर, कमिंग आउट टू बी 0.5 के बराबर। और ये हम डायरेक्टली भी कर सकते थे कि भाई 1600 है हमारे पास, तो हम 500 प्लस 300 800 बटे 1600 0.5 निकाल सकते थे। तो यहां से हमारे पास जो है वो सी नोट निकल कर आएगा 1.5 इंटू 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 के बराबर। 16 इंटू 1.5 निकल कर आया कितना हमारे पास, 24। तो 24 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 0.5 दिस इज इक्वल टू 29 डिवाइडेड बाय 0.5 दिस इज इक्वल टू, हमारे पास कह सकते हैं 58 सेकंड्स के बराबर। कितना आएगा, 58 सेकंड्स के बराबर। सो दिस इज वेयर द आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू, कितने पूछा हमसे, ऑप्टिमम साइकिल टाइम पूछा है, तो वो कितना आएगा, 58 सेकंड्स के बराबर। अगला सवाल पूछा है हमसे, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला है लेंथ ऑफ द व्हीकल, दूसरा है विड्थ ऑफ द व्हीकल, तीसरा है अप्रोच स्पीड, चौथा है स्टॉपिंग टाइम फॉर अप्रोचिंग व्हीकल, पांचवा है पासिंग साइड डिस्टेंस। Which of these factors are taken into consideration for determining yellow time of a traffic signal at an intersection? देखो येलो टाइम निकालना है ऑफ अ ट्रैफिक सिग्नल एट एन इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन की बात आएगी ना, तो इंटरसेक्शन पे येलो टाइम की बात चल रही है, इसका मतलब सिग्नल हमारे पास जो है वो, हमें सिग्नल के एम्बर टाइम की बात करना है, सिग्नल के एम्बर टाइम की बात करना है। और सिग्नल के एम्बर टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे पास सिचुएशन है, देयर आर टू सिचुएशन, डिलेमा कंडीशन बनती है, और डिलेमा कंडीशन में हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर कहीं पर कोई हमारे पास अगर हमारे पास कोई व्हीकल है, व्हीकल ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, और जैसे यहां पर सिग्नल है, तो अगर वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉस कर जाए, उसके बाद अगर उसे सिग्नल येलो दिखना चालू हो, तो फिर उसे रुकना पड़ेगा, क्योंकि येलो का मतलब होता है कि भाई आप वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर
रुक गए तो वेल एंड गुड, नहीं रुक पाए तो अगर वो किसी एक सेक्शन के पीछे है और वहां से उसे येलो दिखे तो फिर कितना डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़े कि वो वहां तक पहुंचते 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 रुक जाए और इतने में वहां पे रेड सिग्नल आ जाए और फिर दूसरों के लिए सिग्नल चालू हो जाए। तो वो डिस्टेंस कितना चाहिए हमें, दैट इज इक्वल टू एसएसडी के बराबर, कि इंसान जैसे ही सिग्नल देखे उसे येलो दिखाई दे और येलो दिखना चालू हो, इतने में फिर वो ब्रेक लगाना चालू करे और यहां तक पहुंचे और रुक जाए और इतने में दूसरे का टाइम चालू हो जाए। या फिर अगर वो इस डिलेमा जोन के अंदर आ चुका है तो फिर उसे रुकना भी चाहेगा तो रुक नहीं पाएगा, वो बीच में जाकर रुक जाएगा जिससे कि एक्सीडेंट के चांसेस बन जाएंगे। तो फिर उसको हमें यहां से पार करवाना ही है, उसके लिए कितना समय देना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एसएसडी प्लस जो विड्थ ऑफ द रोड है प्लस वो व्हीकल इजीली यहां तक पहुंच जाए, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द व्हील बेस ऑफ द व्हीकल, और ये बनता है हमारे पास विड्थ ऑफ द रोड। तो हमारे पास हमें उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करवा कर रोड के उस पार पहुंचा देना है, इतना समय तो येलो टाइम का देना पड़ेगा। तो जो येलो टाइम का टाइम पीरियड है दैट इज इक्वल टू एसएसडी प्लस द विड्थ ऑफ द रोड प्लस द एक्सल लेंथ ऑफ द व्हीकल, और हमारे पास जो है डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो इनमें से किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द व्हीकल पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल करता है। क्या विड्थ, व्हीकल की विड्थ से कोई मतलब है, नहीं मतलब है। क्या स्पीड से मतलब है, बिल्कुल मतलब है। स्टॉपिंग टाइम फॉर अप्रोचिंग व्हीकल, अप्रोचिंग व्हीकल के लिए कितना समय चाहिए रुकने के लिए, वो हमें चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए हमारे पास, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। पासिंग साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस का मतलब होता है ओएसडी। तो ओएसडी की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, किसकी रिक्वायरमेंट है, एसएसडी की रिक्वायरमेंट है। आंसर क्या होना चाहिए, 1, 3 एंड 4। आंसर है 1, 3 एंड 4, डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। ये आप यहां पर देख भी सकते हैं, द सिमिलर कैलकुलेशन इज बीइंग डन हियर। चलिए अगला देखते हैं। एन ऑब्जर्वर ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 70 kmph, एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 70 kmph विद अ ट्रैफिक स्ट्रीम ओवर 5 किलोमीटर स्ट्रेच इज पास्ड बाय 17 व्हीकल्स मोर देन व्हाट ही पासेस। ठीक है, when the observer travels against the stream at the same speed, the number of vehicles he meet is 303, the flow of the traffic stream is। ठीक है, जब भी हमारे पास फ्लोटिंग कार की कंडीशन बनेगी तो हमारे पास जो फ्लो होगा, जो हमारे पास फ्लो होगा स्ट्रीम का, is going to be given by number of vehicle in the direction against the flow प्लस नंबर ऑफ व्हीकल जो कि डायरेक्शन में मूव करते हुए कितनी इसने पास करी, व्हीकल ने, फ्लोटिंग कार ने, इससे ज्यादा कितनी इसको पास करके चली गई। तो Na प्लस एन वाई डिवाइडेड बाय कितना टाइम ट्रेवलिंग में लगता है, ठीक है, ड्यूरिंग अलोंग द फ्लो और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें कितना बन जा रहा है, जब हम 70 kmph की स्पीड पे चल रहे हैं विद द ट्रैफिक स्ट्रीम ओवर 5 किलोमीटर से पास बाय 17 व्हीकल्स मोर देन व्हाट ही पासेस, तो ये बन जा रहा है हमारे पास 17 व्हीकल मोर देन व्हाट ही पासेस, एन वाई। व्हेन द ऑब्जर्वर ट्रेवल्स अगेंस्ट द स्ट्रीम एट द सेम स्पीड द नंबर ऑफ व्हीकल ही मीट्स इज 303, तो कितनी व्हीकल और मिल जाती है, 303 अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो डिवाइडेड बाय द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम इज, ट्रैफिक स्ट्रीम इज, तो डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम हमारे पास कैसे निकलेगा, जिस स्पीड से चल रहे हैं हमारे पास वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों में स्पीड सेम है, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे हमारे पास, हमें टाइम चाहिए, दैट वुड कम आउट टू बी एज 5 किलोमीटर 5/70 प्लस 5/70। तो हमारे पास यहां पर व्हीकल्स पर आवर के बेसिस पे विल बी एबल टू कैलकुलेट हमारे पास कितना यहां पर जो है वो इसका वैल्यू आ रहा होगा। कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं इसे। तो 5/70 कमिंग आउट टू बी 0. मतलब 10/70 कर लेते हैं, 0.
10 डिवाइड बाई 70, 0.142, तो 320 डिवाइडेड बाय 0.142, 0.143 मान लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 320 डिवाइडेड बाय 0.143, कमिंग आउट टू बी 2237.7, टेकिंग इट टू बी 2238 के बराबर। तो ऐसा कहीं ऑप्शन आ रहा है 2238, 2240 के बराबर ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं मैच करता है व्हीकल्स पर आवर। ठीक है, तो व्हीकल्स और ये किलोमीटर अपॉन किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर हमारे पास जो है वो रिमेनिंग होगा, व्हीकल पर आवर हमारे पास वुड बी दी यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। आंसर क्या हो जाएगा? 2240 के बराबर। अगला सवाल है हमारे पास, इफ द टोटल 7-day ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर द वीक इज 3625 एंड द ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर मंडे इज 650, देन द मंथली एक्सपांशन फैक्टर फॉर मंडे वुड बी, कितना होगा? तो देखो, मंथली एक्सपांशन फैक्टर निकालने के लिए, किसी भी डे के लिए निकालना हो, तो मंथली एक्सपांशन फैक्टर निकालना हो, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू एवरेज मंथली ट्रैफिक जो भी हो हमारे पास, ट्रैफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ दैट डे, वो आ जाएगा हमारे पास मंथली एक्सपांशन फैक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर डे। तो हमारे पास एवरेज मंथली ट्रैफिक कितना हो सकता है? पहले देखो, आपके पास इफ द टोटल 7-day ट्रैफिक वॉल्यूम फॉर द वीक इज, एक वीक का जो ट्रैफिक वॉल्यूम है कितना? 3625 के बराबर। हमें एवरेज मंथली चाहिए, तो जरा समझना, 3625 तो एक हफ्ते का है, तो टोटल 4 हफ्ते में कितना हो जाएगा? इंटू 4 वीक, तो टोटल मिला के ये एक महीने का हो गया। और ऐसे में हमारे पास अगर हम बात करें एक पूरे महीने में टोटल दिन कितने हैं, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 28 डेज के बराबर। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास टोटल मिलाकर 4 हफ्तों का इतना आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हीकल्स पर वीक इंटू 4 वीक डिवाइडेड बाय 28 डेज होल डिवाइडेड बाय ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ दैट डे। तो हमारे पास हमें मंडे के लिए चाहिए, तो मंडे कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है? वो है 650 व्हीकल्स के बराबर का हमारे पास जो है वो हम पर डे की बात कर सकते हैं, एक दिन की बात चल रही है। तो यहां से हमारे पास कैसे निकल कर आ जाएगा वैल्यू? वीक से वीक कैंसल आउट हुआ, बचेगा हमारे पास इतने व्हीकल्स इंटू 4, पूरे महीने में आ रहे हैं, तो ये आएगा 3625 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 28, ये आ रहा है 517 व्हीकल्स पर डे के बराबर की यूनिट आएगी, डिवाइडेड बाय 650 व्हीकल्स पर डे के बराबर की यूनिट आएगी, दिस वुड कम आउट टू बी एस डिवाइडेड बाय 650, ये आ रहा है 0.796 कैन बी टेकन इक्वल टू 0.80 व्हीकल्स पर डे कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.80 के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास हमारा मंथली एक्सपांशन फैक्टर फॉर मंडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ डिविजनल आइलैंड? तो क्या होता है डिविजनल आइलैंड? सिंपल सी बात है, एक आप रूट समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द रोड दैट वी हैव, अ सेगमेंट ऑफ रोड जहां पर हमारे पास 3 डायरेक्शन में रोड जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। अब हमारे पास यहां से आने वाली व्हीकल इधर भी आएंगी, इधर भी जाना चाहती है और इधर भी जाना चाहती है। यहां से आने वाली व्हीकल हमारे पास इधर भी जाना चाहती है और इधर भी जाना चाहती है। इसको अलग कलर से बनाते हैं।
तो इट विल बी मच मोर क्लियर। इधर से आने वाली व्हीकल इधर भी जाना चाहती है और इधर भी जाना चाहती है, और हमारे पास अगला है अनदर वन, इधर से आने वाली व्हीकल इधर भी जाना चाहती है और यहां से यहां भी जाना चाहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें जरूरत है हमारे पूरे ट्रैफिक को डिवाइड करने की, कि जो यहां से यहां जाना चाहता है, जो यहां से यहां आना चाहता है, इसको हम एक आइलैंड से डिवाइड करते हैं, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि इनको आने में इनके साथ तो नहीं टकराना पड़ जाए। तो यहां एक डिविजनल आइलैंड बन गया, एक डिविजनल आइलैंड यहां पर बन जाएगा कि भाई यहां से निकलने वाले इधर जाएंगे और यहां से निकलने वाले इधर जाएंगे, दे विल नॉट हैव द हेड ऑन कोलिजन आपस में। और ठीक उसी प्रकार एक हमारे पास जो है वो आइलैंड यहां पर बन जाएगा, डिविजनल आइलैंड, जो अलग अलग डायरेक्शन के ट्रैफिक को डिवाइड करता है, इसी कहते हैं डिविजनल आइलैंड। टू डाइवर्ट द ट्रैफिक इनटू डेफिनेट ट्रेवल पाथ एट द इंटरसेक्शन पर डेफिनेट पाथ में ही जाए, ये पर्पस नहीं है। पर्पस उसके लिए हमारे लाइंस बनती है रोड के ऊपर, वो गाइड करती है। टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ ट्रैफिक एंटरिंग द इंटरसेक्शन में एंटर करने वाले ट्रैफिक की स्पीड रिड्यूस कराने के लिए यहां के चैनलाइजिंग आइलैंड के रेडियस और उसके शेप पे डिपेंडेंसी होती है, सिर्फ देने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आंसर नहीं होगा। टू डाइवर्ट ट्रैफिक फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स एंड एक्सपेंडिड द फ्लो, एक्सपेंडिड नहीं, वो एक्सपेडिट है, मतलब स्पीड अप करना। टू डाइवर्ट ट्रैफिक फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स एंड एक्सपेडिट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, तो ऑब्स्टेकल्स नहीं, हमें कोलिजन से बचाना है, ऑब्स्टेकल से नहीं बचाना, ये खुद अपने आप में एक ऑब्स्टेकल है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। टू सेग्रीगेट ऑपोजिंग फ्लो ऑफ ट्रैफिक इन अ मल्टी लेन हाईवे, तो ये हमारे पास जो है वो सेग्रीगेट करना, क्या करना हमारे पास, हमारे पूरे के पूरे ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाले ट्रैफिक को सेग्रीगेट करना हमारे पास। मैंने यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल लिया, यहां पर इन्होंने मल्टी लेन हाईवे लिखा है, बात वही निकल कर आ जाएगी। तो हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन दी 30th आवरली वॉल्यूम, 30th आवरली वॉल्यूम मतलब क्या, 29 आवर ऑफ टाइम्स या 29 टाइम्स इन ईयर हमारा ट्रैफिक जो है वो, पर आवर ट्रैफिक जो है वो एक्सीड करेगा हमारी डिजाइन वैल्यू से। फॉर हाउ मच परसेंट टाइम ड्यूरिंग द ईयर कैन डिजाइनर विलिंगली टॉलरेट द अनफेवरेबल ऑपरेटिंग कंडीशन, परसेंटेज टाइम या हाउ मच परसेंट टाइम पूछा है। तो हमारे पास टॉलरेंस इक्वल टू परसेंटेज टॉलरेंस पूछा है ना, परसेंटेज टाइम्स, परसेंटेज टाइम टॉलरेंस। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास बन रहा है यहां पर नंबर ऑफ टाइम्स ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीड्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम्स ट्रैफिक वॉल्यूम इन ईयर इनटू 100। अब हमारे पास आवरली वॉल्यूम की बात चल रही, तो नंबर ऑफ टाइम्स या फिर हमारे नंबर ऑफ आवर्स की बात कर लेते हैं, टाइम्स के रिस्पेक्ट में ज्यादा बेहतर है, नंबर ऑफ आवर की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ आवर्स ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीड्स डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स ट्रैफिक वॉल्यूम इन ईयर। तो हमारे पास हम 29 घंटे का ट्रैफिक या 29 टाइम्स का ट्रैफिक जो है वो एक्सीड करते हुए टॉलरेट कर सकते हैं विद इन अ ईयर, और 365 दिन होते हैं एक साल में, और हर एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो टोटल इतने घंटों में से इतने घंटे तक का ट्रैफिक टॉलरेट किया जा सकता है इनटू 100। आवर से आवर गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी, कितना आ जा रहा है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 365
डिवाइडेड बाय 24, तो ये आ जा रहा है इंटू 100, तो ये आ रहा है 0.33% टाइम्स के बराबर, नंबर ऑफ परसेंट, फिर परसेंटेज टाइम के बराबर आ रहा है वैल्यू हमारे पास 0.33% के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है, अ जर्नी फ्रॉम वर्क टू होम मेड बाय वॉकिंग टू द बस। वर्क टू होम जाना है, अ जर्नी फ्रॉम वर्क टू होम, ऑफिस से घर जाना है, मेड बाय वॉकिंग टू दी बस। तो वॉकिंग एक हमारे पास तरीका हो गया, वॉकिंग टू दी बस, फिर हो गया ट्रेवलिंग बाय बस, बाय वॉकिंग बाय बस, टू दी स्टेशन एंड कंप्लीटिंग एंड जर्नी बाय ट्रेन। तो ये हो गया हमारे पास अगला। इसे क्या कहा जाता है? 4 ट्रिप, 3 ट्रिप, 2 ट्रिप, 1 ट्रिप, इसको जरा समझो पहले आप। ये जितने भी हमारे पास जो यहां पर नाम लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एक बात ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये सब के सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन हमारे पास जर्नी फ्रॉम वर्क टू होम में जब ट्रिप की बात आती है, तो ट्रिप का मतलब होता है हमारे पास जर्नी फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट, या 1 पॉइंट से अदर पॉइंट लिखने बजाय इट इज मच बेटर टू राइट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक की जो हमारे पास जर्नी है वो एक ट्रिप कहलाती है। तो अगर मैं कहीं से चलना चालू कर रहा हूं, कहीं तक पहुंचना चाहता हूं, मैं कितनी भी तरीकों से पहुंचूं, ट्रिप तो एक ही कहलाएगी ना। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप एक ही कहलाएगी। नंबर ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने? 3 है। पैदल भी चल रहा हूं, बस से भी चल रहा हूं, ट्रेन से भी चल रहा हूं, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने हो गए हमारे पास? 3। लेकिन ट्रिप क्या होगी? एक कहलाएगी। अगला पूछा है, Which one of the following is taken into consideration for computing traffic capacity per lane of highway? ट्रैफिक कैपेसिटी पर लेन ऑफ हाईवे, इसको पता करने के लिए हम इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? पैसेंजर कार्स एंड लाइट व्हीकल्स, ट्रक्स एंड बसेस, टू व्हीलर्स, इक्विवेलेंट ऑफ पैसेंजर कार्स। आप लोगों को ध्यान होगा, यू बेसिकली रेफर टू दी पीसीयू पर आवर। हमारे पास कितने पैसेंजर कार्स यूनिट है पर आवर, वही हमारे पास ट्रैफिक वॉल्यूम को बताता है। ट्रैफिक वॉल्यूम पर लेन जो होता है वही ट्रैफिक कैपेसिटी कहलाता है। तो पीसीयू का इस्तेमाल करते हैं, पैसेंजर कार यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, और हर एक अलग अलग तरह के व्हीकल के लिए पीसीयू की वैल्यू अलग होती है। पैसेंजर कार्स एंड लाइट व्हीकल्स के लिए जो पीसीयू की वैल्यू है वो है 1 के बराबर। वहीं पर ट्रक और बसेस के लिए पीसीयू की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2.8 के बराबर। टू व्हीलर्स के लिए जिसमें मोटरसाइकिल और स्कूटर्स आते हैं, उसके लिए पीसीयू की वैल्यू है 0.75 के बराबर। हाँ, जो पेडल साइकिल्स होती है इनके लिए पीसीयू होता है 0.5 के बराबर। अच्छा, हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ पैसेंजर कार्ड, इसके अलावा जो हमारे पास एनिमल कार्ट होती है, जो एनिमल कार्ट होती है, इसके लिए पीसीयू की वैल्यू जो होती है 4 से 6 के बराबर होती है। तो इक्विवेलेंट ऑफ पैसेंजर कार्स मतलब इसी को कहा जाता है क्या? पीसीयू। इस्तेमाल किसका करते हैं? पीसीयू का। ये सारी वैल्यूज को इंडिकेट करता है, इस्तेमाल करते हैं पीसीयू का। क्लियर है बात? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ऑन अ रोड द फ्री स्पीड वॉज 65 kmph। जब ये फ्री स्पीड की बात आएगी, वीएसएफ की बात चल रही होगी। एंड द स्पेस हेडवे एट जैम डेंसिटी वॉज 6.25। तो हमारे पास स्पेस हेडवे एट केजे कितना है? 6.25। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो विच कुड बी एक्सपेक्टेड ऑन दिस रोड? तो जरा समझना कंडीशन को। हमारे पास व्हीकल टू व्हीकल जब जैम डेंसिटी है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास सारी गाड़ियां रुकी हुई पड़ी है, और व्हीकल टू व्हीकल के बीच की जो स्पेस है वो कितने मीटर की है?
6.25 की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द रोड में कितनी व्हीकल आ सकती है। तो जरा समझना, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर किलोमीटर एट जैम डेंसिटी इक्वल टू केजे इज इक्वल टू, हमारे पास टू गोइंग टू बी इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 6.25 मीटर। ठीक है, तो दिस वुड कम आउट टू बी हाउ मच, ये आ जाएगा हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 6.25, जो कि आ रहा है 160 के बराबर। ठीक है, अच्छा पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो विच कुड बी एक्सपेक्टेड ऑन दिस रोड। तो जब मैक्सिमम फ्लो की बात चल रही है तो हमारे पास क्यू मैक्स निकल कर आएगा वी एस एफ इंटू के जे डिवाइडेड बाय 4 के बराबर, इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी एस एफ कितना आ जाएगा, तो वी एस एफ है 65 और के जे है 160 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर, ये आ जाएगा 40 टाइम्स और 65 इंटू 40, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 4 जा 24 2 4, तो 2 4 की कैटेगरी में आ रहा है, तो 2400 के समथिंग आंसर आएगा और उससे बड़ी वैल्यू आएगी, तो ये सारी वैल्यू हो नहीं सकती, 2600 व्हीकल्स पर आवर के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, सो दिस वॉज टुडेज सेशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा इससे। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन गुड बाय।